हेडिंग डालिए पहले, क्या लेंस लो, लेंस लो, क्या बोला था लेंस ने, एलियन सेड क्या बोला था, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट उस रीजन का अपोज करते हैं जिस रीजन से वो इंड्यूस हुए हैं। यहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कहां से, लेंज लॉ से। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप 50-50 रहोगे हमेशा, ठीक है। ये कंफर्म है कि या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या राइट लेफ्ट ऐसा जो भी रहता है, 50-50 पे आप हमेशा रहोगे। लेकिन एग्जैक्ट सही आंसर पे पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा इस पे मेहनत करना पड़ेगी लेंज लॉ पे। पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना आसान है नहीं, जो हो रहा है उसको अपोज करना, उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या, पहले स्टेटमेंट लिखिए। अकॉर्डिंग टू इट इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, अकॉर्डिंग टू इट इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, according to it induced EMF or induced current opposes the reason which induced them, opposes the reason which induced them, induced EMF or induced current opposes the reason which induced them। उस रीजन का ही ओपोज होगा जिस रीजन से ये इंड्यूस हुए हैं। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस, एकदम बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के क्वेश्चंस। देखिए, मान लो इस रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा हुआ है, एक करंट कैरिंग कॉइल रखा हुआ है, किसमें, सॉरी करंट कैरिंग नहीं, कॉइल रखा हुआ है सिंपल। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रहा है, 2 टेस्ला, 4 टेस्ला, 5 टेस्ला, 10 टेस्ला। फील्ड बढ़ेगा तो कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, NBA cos थीटा, थीटा तो 0 डिग्री है यहाँ पे, क्योंकि कॉइल फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है। तो NBA नंबर ऑफ टर्न जो भी है, एरिया भी फिक्स है, लेकिन कौन बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और अकॉर्डिंग टू फेराडे अगर टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस होगा। और अगर आपकी कॉइल एक क्लोज लूप है और कंडक्टर लूप है, जो हम मान के चल रहे हैं कि क्लोज कंडक्टर लूप है, तो इसमें करंट भी इंड्यूस होगा। अब जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो 2 ही डायरेक्शन में हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या, बस वही पूछते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। 50-50 पे आ गए अपन, 4 ऑप्शन भी रहे तो 50-50 वाली बात हो गई है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उसमें से सही आंसर कौन सा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा पहले ये बताओ, होगा ना, फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन आएगा। करंट, कॉइल में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हमने कॉइल में करंट फ्लो नहीं करवाया, कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है। तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो कितना होगा, मतलब किस डायरेक्शन में होगा, वो इंपॉर्टेंट है, बताइए। अब 2 ऑप्शन बचे, क्लॉकवाइज और लेंज लॉ से इसको सोचना है। इंडक्शन आया कैसे, इंडक्शन मतलब करंट इंड्यूस होने का रीजन क्या है, उस रीजन का अपोज करना अपने को। फ्लक्स का नहीं, फ्लक्स का चेंज होना नहीं, अब रीजन पे चलना पड़ेगा, फ्लक्स का बढ़ना। और फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है, फील्ड का बढ़ना, मतलब मेन मुद्दा है फील्ड का बढ़ना। अब किसी के बढ़ने का अपोज कैसे कर सकते हैं, टांग खींच के। मैं आगे जा रहा हूं और उसको अपोज करना है तो 2 तरीके हैं, आगे निकल जाओ या तो उससे नहीं निकल पा रहे हो तो टांग खींच लो। तो किसी के बढ़ने का अपोज कैसे कर सकते हैं, उसको कम करके, फील्ड को कम करना है। कौन सी फील्ड को, क्रॉस फील्ड को। क्रॉस फील्ड को कम करने के लिए आपको डॉट फील्ड लाना पड़ेगी।
क्रॉस को कौन कम कर सकती है? डॉट। और डॉट फील्ड लाने के लिए करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिज्म में बता था ना, क्लॉकवाइज करंट होगा तो सेंटर पे, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे क्रॉस फील्ड आएगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो डॉट फील्ड आएगी। तो इसमें कैसा करंट इंड्यूस हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। यह है लेंज लॉ का एप्लीकेशन। और ये जो क्वेश्चन आपने किए सबसे बेसिक है, ठीक है। अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या बोला अपन ने? क्रॉस बढ़ रहा है, क्रॉस के बढ़ने का अपोज कैसे करोगे? डॉट लाके। और डॉट लाने के लिए करंट कैसा इंड्यूस होना चाहिए? कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट से डॉट फील्ड आएगी, और डॉट फील्ड क्रॉस के ऑपोजिट होती है, तो वो उस फील्ड का क्या कर रही है? आया समझ में कि नहीं आया? ये लेंज लॉ का एप्लीकेशन हो गया। किसी रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा फील्ड है? वहां पे एक कॉइल रखी हुई है, और ये फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। हाँ, वो तो अब सबको ही समझ में आ गया, पर सोचना है हमको कैसे। बताइए, क्रॉस कम हो रहा है भाई, फील्ड कम हो रही तो फ्लक्स कम हो रहा है, और फेराडे के हिसाब से अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन आएगा। फेराडे को इससे मतलब नहीं कि फ्लक्स बढ़ना ही चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। वो चेंज बढ़ भी सकता है, और चेंज कैसा भी हो, चेंज से क्या फर्क पड़ता है? तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंडक्शन आएगा, करंट इंड्यूस होगा। वो इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा? बोले रीजन पे चलते हैं, लेंज के हिसाब से उस रीजन का अपोज होगा जिस रीजन से इंडक्शन आया है। करंट इंड्यूस होने का रीजन है क्रॉस फील्ड का कम होना। अब किसी के कम होने का अपोज कैसे कर सकते हैं? बढ़ा के। बढ़ने का अपोज कम करके, कम होने का अपोज। अब हमको क्रॉस बढ़ाना है, क्रॉस बढ़ाने के लिए आपको फील्ड कैसे लाना पड़ेगी? क्रॉस। भाई किसी को बढ़ाने के लिए आपको वैसी की वैसी फील्ड लाना पड़ेगी, और किसी को घटाने के लिए आपको उसकी ऑपोजिट फील्ड लाना पड़ेगी। अब क्रॉस कम हो रहा है, क्रॉस के कम होने का अपोज करना है, तो क्रॉस को बढ़ाना है, और क्रॉस बढ़ाने के लिए आपको कैसी फील्ड लाना पड़ेगी? क्रॉस। और क्रॉस फील्ड तो तब आए जब कॉइल में करंट कैसा हो? क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा इसमें? इसमें क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या? और यही फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब कैसी होती? डॉट होती। डॉट फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है, और ये फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, डॉट फील्ड डिक्रीज हो रहा है, डॉट कम हो रहा है, डॉट के कम होने का अपोज करना है, और डॉट लाना है, और डॉट लाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? समझ में आ रहा क्या चल रहा है? क्लियर है? छाप लीजिए 3 एग्जाम्पल। हेलो। हाँ सर। हो गया?
हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अब, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप लोगों को मैंने बताया था कि एक जो कोयल होती है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो एक डाइपोल होती है। करंट कैरिंग कोयल क्या है? डाइपोल है। उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। पोल किधर होता है? जिधर करंट क्लॉकवाइज हो। और नॉर्थ पोल मैंने बताया भी था कि आप लिखते हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हैं, लेकिन बोलते हैं पहले क्या है? एन, एन टी क्लॉकवाइज, एन फॉर नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो पोल कैसा होगा? अब मान लो आपके और मेरे बीच में कोयल रखी हुई है यहां, और उस कोयल में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट है ये आप लोगों के लिए एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे लिए क्लॉकवाइज है। मतलब उस कोयल का मेरी तरफ कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। आप लोगों की तरफ कौन सा पोल होगा? ये आप लोगों के लिए क्लॉकवाइज है, मेरे लिए ये मेरी तरफ नॉर्थ पोल होगा, आप लोगों की तरफ। ठीक है। ये एक ऑब्जर्वर है, ये कॉइल है, ऑब्जर्वर ए है, एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है बी। ठीक है। एक मैग्नेट है जो इस कॉइल की तरफ जा रही है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल अकॉर्डिंग टू ए एंड बी। ए और बी के हिसाब से जो कॉइल है उसमें कैसा करंट इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो बताना आपको। हाँ जी। ए के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज, बी के हिसाब से क्लॉकवाइज। कैसे? देखिए क्या होगा, मैग्नेट अगर कॉइल के पास आएगी तो क्या होगा भाई? मैग्नेट एक डाइपोल है और कॉइल उस मैग्नेट के एक्सिस पे रखी हुई है। कॉइल मैग्नेट के कहां रखी हुई है? मतलब एक्सियल पोजीशन पे। मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हम बोलते हैं ना 2 m k/r³। तो कॉइल जैसे जैसे मतलब मैग्नेट जैसे जैसे कॉइल के पास में आएगी, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर बढ़ेगी। फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट उस रीजन का अपोज करेंगे जिस रीजन से इंडक्शन हो रहा है। इंडक्शन का रीजन क्या है? मैग्नेट का। तो इंडक्शन का रीजन क्या है? और किसी के पास में आने का अपोज कैसे कर सकते हैं? लात मार के, मतलब दूर भगा के। ठीक है। कोई अगर पास में आ रहा है और उसको अपोज करना है तो क्या करेंगे? दूर भगाएंगे, मतलब उसको रिपल्शन दिखाना है। कौन सा पोल पास में आ रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ को साउथ। और ऑपोजिट पोल में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो नॉर्थ को रिपेल करने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा? नॉर्थ। और इधर वाला पोल क्या बन जाएगा? इनको क्या दिखेगा? ए को नॉर्थ। उधर से बी देख रहा है उसको क्या दिखेगा? भाई कोयल के दो पोल होते हैं, इधर वाले को नॉर्थ दिख रहा है तो उधर से क्या दिखेगा? और नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल मतलब, तो अकॉर्डिंग टू ए इंड्यूस्ड करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंड अकॉर्डिंग टू बी इंड्यूस्ड करंट कैसा है? बनाइए। यही है लाइंस लो, बहुत सिंपल है। जो हो रहा है उसका अपोज करना है।
हो गया। बना लिया ना? हाँ जी। मैग्नेट दूर जा रही है, किसी के दूर जाने का अपोज कैसे कर सकते हैं? पास बुलाना पड़ेगा। पास बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रिक करना पड़ेगा। कौन सा पोल दूर जा रहा है? दूर तो दोनों ही पोल जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पोल जिसको अटैक कर सकते हैं, ये पास वाले पोल को अटैक कर सकते हैं ना। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ को अटैक करने के लिए इधर साउथ बनना पड़ेगा, और इधर साउथ बनेगा तो इधर, और साउथ इसको दिखेगा किसको? ए को। ए को साउथ मतलब, और बी को नॉर्थ मतलब। बना लीजिए जल्दी फटाफट वापिस से, एक और चित्र बनाओ। हाँ हाँ, ओरिजिनल में क्या होगा? वही अपने बीच में मान लो एक कोयल रखी हुई हो, वो तो क्वेश्चन में बोला जाएगा किसके अकॉर्डिंग। नहीं, एक ही डायरेक्शन में कैसे हो सकती है भाई? अपने बीच में कोयल रखी है, यही तो समझा रहा हूं कि जो मेरे लिए क्लॉकवाइज है वो तेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि कोयल अपने बीच में रखी हुई है। तो वो तो देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर बताया जाएगा क्वेश्चन में कि ऑब्जर्वर कहाँ है। कल अलॉटमेंट आ गया सेकंड राउंड का, 440 मार्क्स पे भी कॉलेज मिला ओबीसी कैटेगरी को, 440। नहीं, उसके तो ज्यादा थे, 444 थे, 440 तक मिला है, 440 तक भी मिला, 437, 437, 434 ऐसा कुछ। तो 440, अब आप समझ सकते हैं 440 लाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 310 320 तो बायो में आ जाता है लोगों को, बचे हुए केमिस्ट्री में आ जाता है। अगर नॉर्थ साउथ समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी सिलेक्ट हुआ जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। हालांकि अगले साल 440 पे नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अगले साल 465, 470, 480 के आसपास ही कहीं रहना, मतलब 500 चाहिए होगा अगले साल। बड़े आगे अभी, बिना 500 के काम तो नहीं बनेगा नेक्स्ट ईयर। पेपर इस लेवल का रहा तो लेवल बढ़ गया तो 550 भी चाहिए होगा, मतलब लेवल कम हो गया तो एग्जाम का वापस। अभी हटाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ये कॉइल v वेलोसिटी से इधर चल रही है, ये कॉइल ए है, ये बी है, current in coil A is anti-clockwise, then direction of induced current in coil B
कॉइल ए में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो कॉइल बी में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, दो ही ऑप्शन है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे? कॉइल ए में कैसा करंट दिया है? एंटी क्लॉकवाइज। किसके हिसाब से? जो भी डेटा दिए रहते हैं ऑब्जर्वर के हिसाब से दिए रहते हैं। क्वेश्चन में जो भी डेटा दिए होते हैं किसके हिसाब से चलते हो? दो ऑब्जर्वर होते तो फिर वो बोलता कि ऑब्जर्वर 1 2 ऐसा कुछ भी बोलता हो। एक ही बना रखा, मतलब इसके हिसाब से कहानी सब कुछ। करंट इन कॉइल ए इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल दिख रहा होगा? तो यहां कौन सा पोल हो गया? अब ये कॉइल दूर जा रही है, दूर जाने का अपोज पास बुला के करना पड़ेगा। तो नॉर्थ किसको पास बुला, सॉरी साउथ किसको पास बुला सकता है? तो ये पोल कैसा आएगा, ये पोल कैसा आएगा? ये क्या देखेंगे? नॉर्थ। ऑब्जर्वर उधर होता तो क्या देखता? हमें तो इसके हिसाब से आंसर टिक करना है। तो इसको कोयल बी का कौन सा पोल दिखेगा? नॉर्थ। और नॉर्थ मतलब तो आंसर क्या हो जाएगा? हमें आंसर ऑब्जर्वर के हिसाब से टिक करना है। हो गया? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन। एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, उसके साइड में कॉइल रखी हुई है। तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या आएगा? एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, उसके जस्ट साइड में कॉइल रखी हुई है, तो कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या आएगा? क्या मीटिंग चल रही? बोलो तू क्लॉकवाइज बोल दे, मैं एंटी क्लॉकवाइज बोल दे, कोई तो सही होगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए। इसमें इंडक्शन ही नहीं होगा तो बोलना था ना। इसमें इंडक्शन क्यों नहीं होगा भाई? कॉइल के मूवमेंट से फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके साइड में फील्ड क्या होगी? फिक्स होगी। अब फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, और जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक इंडक्शन आएगा कैसे? फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो इसमें इंडक्शन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है क्या? कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं सीधे कि करंट फ्लो हो रहा है तो इंडक्शन, तो हम क्या बोलेंगे? नो इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। लेकिन क्वेश्चन ऐसे जनरली बहुत कम आता है। पहला केस, जो करंट है वायर में वो टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, और दूसरा केस करंट टाइम के रेस्पेक्ट में कम हो रहा है। भाई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, करंट फिक्स है। अगर फिक्स एम्पियर का करंट अगर यहाँ फ्लो हो रहा होगा तो फिक्स अमाउंट ऑफ फील्ड होगी, फील्ड कांस्टेंट होगी तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, इंडक्शन। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे, होते क्या है? करंट बढ़ रहा है और करंट कम हो रहा है, तो अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना आपको, बढ़ने में और घटने में।
एलसीडी पढ़ाया था, एलसीडी लेफ्ट ऑफ करंट कैसा फील्ड होता है, तो इधर डॉट फील्ड होगा और यहां कैसा फील्ड होगा, करंट बढ़ेगा तो वो क्रॉस बढ़ेगा। अरे करंट बढ़ेगा तो इसके अंदर क्रॉस फील्ड, एक वायर के अंदर करंट बढ़ेगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी तो इस कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो इंडक्शन आएगा। और आप इंड्यूस्ड ईएमएफ और उस रीजन को अपोज करेंगे जिससे इंडक्शन आया है। इंडक्शन किसका है, क्रॉस का बढ़ना। अरे इधर क्रॉस फील्ड है ना, तो क्रॉस बढ़ने से आया, तो क्रॉस के बढ़ने का अपोज कैसे करेंगे, डॉट लाके। और डॉट लाने के लिए, और दूसरे केस में करंट अगर कम हो रहा है, तो करंट अगर डिक्रीज होगा तो फील्ड कम होगी, फील्ड कम होगी तो भी इंडक्शन आएगा। अब इस बार रीजन क्या है, क्रॉस का कम होना, और क्रॉस के कम होने का अपोज कैसे करेंगे, और क्रॉस लाके। और क्रॉस लाने के लिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, और अगर करंट कांस्टेंट रही तो इंडक्शन नहीं आएगा। हो गया, बढ़े आगे, हटाओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कॉइल रखी हुई है, और एक इलेक्ट्रॉन इस लाइन पे चल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल के गया, किसके, कॉइल के। इलेक्ट्रॉन की जगह चार्ज पार्टिकल दूसरा भी कोई हो सकता है। अभी हम इलेक्ट्रॉन मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के गया। ये इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट पोजीशन है, v वेलोसिटी से चल रहा है ये। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, v वेलोसिटी से चलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ऊपर क्या रखी हुई है, कॉइल। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल एट पोजीशन या एट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए, इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन में जो कॉइल है उसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। फर्स्ट में कुछ होगा ही नहीं, फर्स्ट में क्यों नहीं होगा, बताना आप लोगों को। अब लखनऊ में नहीं है कि इतना मुस्कुरा रहा है, आंसर देना। हाँ जी, हाँ आंसर तो वही आएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कोई क्लॉकवाइज बोल रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, कोई बोल रहा है आप ही देख लो आपके हिसाब से।
नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं पूछा था कि डायरेक्शन क्या है। उसमें ऑप्शंस पूछे थे कि क्या होगा, इंडक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन जब इसको क्रॉस करके निकल जाएगा तब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, वो ऑप्शन टिक करना था। उन्होंने ये नहीं पूछा था कि पहले क्या होगी बाद में क्या होगी, उन्होंने बस ये बोला था इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके जब निकल जाएगा तब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। देखिए भैया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, इलेक्ट्रॉन के लेफ्ट में कैसा फील्ड आएगा, क्रॉस, और राइट में वैसे लेफ्ट ऑफ करंट डॉट फील्ड होता है। नहीं नहीं सही है, नेगेटिव चार्ज का ऑपोजिट मानते हैं करंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो करंट इधर नहीं, करंट उधर मानना पड़ेगा, तो करंट का लेफ्ट ये हुआ, राइट वो हुआ, गलत डायरेक्शन है, ठीक है। आप लोग गलत सोच रहे हैं, ये सही है एकदम। क्रॉस फील्ड आएगा ऊपर और यहां कैसा फील्ड आएगा, डॉट, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका ऑपोजिट करंट मानना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इस कोयल के पास में आएगा तो कोयल से इसकी डिस्टेंस डिस्टेंस कम होगी तो कोयल के अंदर क्रॉस, और क्रॉस के बढ़ने का अपोज कैसे कर सकते हैं, डॉट ला के। और डॉट लाने के लिए जो फर्स्ट केस में करंट होगा वो कैसा होगा, यहां थर्ड में थर्ड में थर्ड में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो कोयल से उसकी डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ रही तो फील्ड कम हो रही होगी, कौन सी फील्ड, वही क्रॉस। तो क्रॉस कम हो रहा है और क्रॉस के कम होने का ऑपोज, हाँ जी, और क्रॉस लाना पड़ेगा, और क्रॉस लाने के लिए तो पहले एंटी क्लॉकवाइज देन, और सेकंड केस वो होगा एक इंस्टेंट के लिए जब इलेक्ट्रॉन एकदम कोयल के पास पहुंचेगा, ये थोड़ा सा इधर बनाना है, एकदम कोयल के पास है ना, वो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा, एक थोड़ा सा टाइम ऐसा आएगा जब इंड्यूस्ड करंट को हम क्या मान के चलते हैं, जीरो। तो वो पास में बोले तो हमको जीरो टिक करके आना होता है कि उस टाइम पे कोई इंड्यूस्ड करंट, मैं देखो पहले अगर कैसी करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसको जीरो वापस क्लॉकवाइज फ्लो होना है, तो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज होने के लिए पहले बीच में जीरो होना पड़ेगा ना, तो एक इंस्टेंट के लिए क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और यही पॉजिटिव चार्ज होता है तो आंसर उल्टे होते हैं, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फील्ड फिर डॉट होती ऊपर और नीचे क्या होती, हाँ जी, वायर रखोगे, हाँ नहीं उसमें वायर में इलेक्ट्रॉन नहीं, वायर में करंट देखना होती है। मतलब वायर में, हाँ तो हम करंट की वजह से फील्ड देखते हैं ना, चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट थोड़ी चलेगा वायर में। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, बड़े आगे, चले अगले बीच में। ये कॉइल है ए और इसके पास में एक और कॉइल रखी हुई है बी, और हमने इसमें क्या लगा रखी है, एक की या स्विच लगा रखा है। जब आप की प्रेस करते हैं या की जैसे क्लोज करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इन दोनों कॉइल में क्या होगा,
देन फोर्स बिटवीन कॉइल। आपने जैसे स्विच ऑन किया, एक कॉइल के अंदर क्या आ गया, करंट आ गया, जिससे बैटरी जुड़ी हुई है। पहले करंट नहीं था, करंट आने से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी उसकी। अब उसकी फील्ड किस में आएगी, उसमें या दोनों में? पास में रखी हुई भाई, एक कॉइल में फील्ड आएगी तो उसके जस्ट पास में रखी हुई दूसरी कॉइल में भी फील्ड आ जाएगी। फील्ड आने से फ्लक्स आ गया जो पहले नहीं था, फील्ड आई फ्लक्स आ गया। फ्लक्स आया तो, अरे पहले फ्लक्स नहीं था, फ्लक्स आ गया मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ उस रीजन का ऑपोज करेगा जिस रीजन से इंडक्शन हुआ है। अब इंडक्शन का ऑपोज ऐसे तो नहीं कर सकते कि जाके स्विच जो है वो बंद कर दो, कॉइल जाके स्विच बंद कर देगी। अरे कॉइल जाके स्विच बंद कर सकती क्या? नहीं कर सकती ना, तो फिर क्या करेगी, दूर भाग जाएगी, बोले हमको नहीं चाहिए तुम्हारी फील्ड, फालतू का इंडक्शन लेके आ गए। जैसे ही आप कॉइल ए का स्विच ऑन करोगे, करंट आएगा, करंट आएगा, फील्ड आएगा, फील्ड आएगा, फ्लक्स आएगा, दोनों कॉइल में फ्लक्स आएगा। तो दूसरी कॉइल जो है उसमें पहले फ्लक्स नहीं था, अब आ गया, फ्लक्स चेंज हुआ, तो उसका वो अपोज करेगी, कहां चले जाएगी, दूर चले जाएगी, ताकि वो फील्ड कम हो जाए, जो फील्ड आई है वो हट जाए। दोनों कॉइल पास पास रहेगी तो इस कॉइल की फील्ड उसमें से भी पास होगी, और वो दूर चले जाएगी तो क्या होगा, रिपल्शन। और यही अगर पहले से करंट फ्लो हो रहा है और अगर आप स्विच ऑफ करते हैं, तो पहले से करंट फ्लो हो रहा था तो पहले से फ्लक्स था, और स्विच ऑफ करने से फ्लक्स चले गया तो वो पास में आएगी। तो रिपल्शन कब, जब भी स्विच ऑन करते हैं क्या होगा, रिपल्शन, और जब स्विच ऑफ करोगे तब अट्रैक्शन। तो अभी की क्लोज हुई है, क्लोज मतलब ऑन होता है ना, तो बताओ क्या टिक करके आएंगे इस केस में, रिपल्शन। ये केस पूछा जाता है नॉर्मली, रिपल्शन वाला, छाप लीजिए। हाँ जी, हटाए। हो गया। इन ऑब्जर्वर के हिसाब से इस कॉइल में ऑलरेडी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल बी, बताइए। ऑब्जर्वर के हिसाब से कॉइल ए में करंट है कैसा, क्लॉकवाइज, तो बी में कैसा इंड्यूस्ड करंट आएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, नहीं आएगा। क्यों, दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों कॉइल के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, डिस्टेंस मेंटेन रहेगा तो फील्ड मेंटेन रहेगा, फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो इंडक्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा तो जीरो आएगा, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी। किसमें, कॉइल बी में। तो ऐसा मत सोचना कि कॉइल चलेगी तो इंडक्शन आएगा, रुकेगी तो नहीं आएगा।
अभी हमने देखा वायर के पास रखी हुई कोयल रुके रुके इंडक्शन रखे रखे भी इंडक्शन आ रहा है और यहाँ चलने के बाद भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मूवमेंट पे ही आता है। आया समझ में? बड़े आगे देखिए भैया, ये कॉइल है, यहां एक ऑब्जर्वर है, एक मैग्नेट यहां से गिर रही है, नॉर्थ साउथ, मैग्नेट यहां पहुंची, नॉर्थ साउथ, कॉइल को क्रॉस करके मैग्नेट यहां निकल गई, नॉर्थ साउथ। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड और ये थर्ड। अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? एक कॉइल ऐसे रखी गई है, ऐसे रख दी गई है कॉइल, और ऊपर से क्या गिरा रहे हैं? मैग्नेट। अब मैग्नेट गिर रही है, ऑब्जर्वर कहां खड़ा है? नीचे। नीचे खड़े होकर देख रहा हूं, मैग्नेट आ रही है उसकी तरफ। अब हट जाना, नहीं तो सिर्फ हट जाएगा, मैग्नेट लग जाएगी ना। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल कौन से केस में? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस में। एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट कौन से केस में? वही तीनों केस में। क्या हुआ है रे? बताओ तुम तब तक, उसको तो मैं कर दूंगा अरेंज। तुम आंसर दो। बोलो। मैग्नेट के पोल बना तो दिए मैंने, चेंज कर दिए मैंने। ये वाला मैग्नेट चेंज कर देते हैं। नॉर्थ इन दो में नीचे है ना, पूरे ही चेंज करना पड़ेगा यार। ठीक है, अब भाई ठीक है, बोलिए अब जल्दी फटाफट। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड केस में, और एक्सेलरेशन कितना होगा? फर्स्ट और थर्ड में सेम ही होगा मतलब, और सेकंड में 0। देखिए पहले केस में क्या होगा? कौन पास आ रहा है? नॉर्थ पास आ रहा है। किसी के पास आने का अपोज कैसे कर सकते हैं? दूर भगा के। तो नॉर्थ को दूर भगाने के लिए कोयल को क्या बनना पड़ेगा? हाँ, साउथ। नॉर्थ को दूर भगाने के लिए कोयल के ऊपर वाला एंड क्या बनेगा? नॉर्थ। नीचे वाला एंड क्या बनेगा? और इसको क्या दिखेगा? साउथ। साउथ मतलब, और इसमें तो 0 आएगा सेकंड केस में। तो जब वो पहुंचेगी इंस्टेंट के लिए क्या हो जाता है? 0। थर्ड केस में कौन दूर जा रहा है? साउथ। साउथ दूर जा रहा है तो उसको पास बुलाने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा? नॉर्थ। और ऊपर वाला एंड, हमको तो इससे मतलब है साउथ को पास बुलाने के लिए नॉर्थ बनेगा कि नहीं बनेगा? ये नॉर्थ बनेगा ना यहाँ कॉइल का पोल,
तो नॉर्थ बनेगा, इसको नॉर्थ ही दिखेगा। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एक्सेलेशन बताइए। हेलो, देखिए भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल में होता है तो उसका एक्सेलेशन क्या होता है? जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो उसका एक्सेलेशन किसके इक्वल होता है? जी के इक्वल। लेकिन यहां पे ये फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नेट जब गिर रही थी, ठीक है, तो कॉइल उसको धक्का लगा रही थी। किधर? ऊपर। देखिए होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्रीली गिरा दिया जाए तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी। और किसी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे खींचा जाए तो जी से भी ज्यादा। और अगर किसी को ऊपर धक्का लगाया जाए तो लेस देन जी। भाई किसी पे ऊपर फोर्स लगा दोगे तो जी से कम हो जाएगा, नीचे लगा दोगे तो जी से ज्यादा हो जाएगा, और कहीं नहीं लगाओगे अगर उसको फ्री फॉल करने दो तो जी। अब ये मैग्नेट पे किधर फोर्स लग रहा है? ऊपर। तो ये फ्री फॉल कर रही क्या? नहीं। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल लेस देन जी। यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, क्योंकि कोई कोई फोर्स। यहां पे एक्सेलरेशन क्या है बताओ? ए इज लेस देन जी। यहां पे ए इक्वल टू जी, यहां पे ए इज ग्रेटर देन जी। तुक्का नहीं मानना होता है। कोयल दूर जा रही थी, वो मैग्नेट दूर जा रही थी, तो दूर जाने का अपोज कैसे किया कोयल ने? उसको पास बुला के। तो फोर्स कहां लग रहा है अभी भी? मैग्नेट पे, ऊपर। और ऊपर लग रहा है तो वापिस से लेस देन जी। मतलब एक लेस देन जी हो गया, ग्रेटर देन जी लिख लो। ठीक है, तो यहां भी वापिस से क्या आएगा? ए। दोनों ही केस में लेस देन जी, ध्यान रखना ना। बनाइए, ये पूछा जाता है। हो गया क्या? बना लिए? बस लेंस लो के। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना। जैसे एक आध क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। मैं हटाऊं? ये हटा। हम्म। बना लिया क्या? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है मान लो। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोयल रखी हुई है अपनी। एक कोयल है जो ऐसे फोल्डेड है।
एक लूप ए है और एक क्या है, बी। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप ए एंड बी। ए और बी में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब देखिए, इसमें अगर क्लॉकवाइज आया तो उसमें ऑटोमेटिक एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, और अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज आया तो उसमें, ये तो कंफर्म है कि ए और बी दोनों में एक जैसा डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकता, हाँ है ना। तो अब किसके हिसाब से करंट फ्लो होगी? जो बड़ा लूप है। क्यों? क्योंकि उसका फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा उतने ही टाइम में, और ज्यादा चेंज होगा तो उसमें ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा, ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, तो नेट करंट किसके हिसाब से चलेगी? बड़े लूप के हिसाब से। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है? फील्ड बढ़ रहा है, क्रॉस बढ़ रहा है, क्रॉस के बढ़ने को अपोज करेंगे तो डॉट लाना पड़ेगा, और डॉट लाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। किस में एंटी क्लॉकवाइज? बी में या ए में? बी में। आंसर बी के हिसाब से चलेगा, तो बी में क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑटोमेटिकली ए में क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज। ए और बी में सेम तो हो नहीं सकता, घुमा के देख लो आप चाहे। हो गया? अब लिखिए रीजंस ऑफ ईएमआई। क्या कारण है रीजन ऑफ ईएमआई? रीजन ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्या कारण हो सकते हैं? क्यों होता है ये इंडक्शन? उस पर थोड़ा सा बातें करते हैं। हटाऊं मैं? लिखना था क्या? जल्दी करो यार थोड़ा, बस हो गया। देखिए, मान लो यहां क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये लिखना नहीं है, और उस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल रखी हुई है, और ये फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है। फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्रॉस बढ़ रहा है, क्रॉस के बढ़ने को अपोज करेंगे, डॉट लाएंगे, इंड्यूस्ड करंट कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट फ्लो होता है। मैग्नेटिक फील्ड से करंट फ्लो होता है। मैंने तो मैग्नेटिज्म में यह पढ़ा है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, क्या पढ़ा अपन ने? करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड के आने से करंट फ्लो होता है। करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड आता है, फिर करंट कैसे फ्लो होता है? भाई करंट को फ्लो कराने में मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो आती ही करंट फ्लो की वजह से। ये करंट फ्लो का जो भी काम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है। करंट कौन फ्लो करवा सकता है? बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट फ्लो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, E इक्वल टू dV बाई डी आर। बिना फील्ड के पोटेंशियल का डिफरेंस आया तो आया कैसे? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बिना फील्ड के पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाती है क्या पोटेंशियल का डिफरेंस? मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई रिलेशन पढ़ा है क्या आपने? मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? कुछ रिलेशन नहीं है।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन है, E इक्वल टू डीवी बाई डी आर। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट फ्लो हो पाना पॉसिबल नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस आ पाना पॉसिबल नहीं है। करंट तो फ्लो हुआ है, पक्का फ्लो हुआ है, इस कॉइल में करंट फ्लो हुआ है और पोटेंशियल का डिफरेंस आया है। तो बोले क्लोज लूप में घूमते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो क्या होता है, जीरो। बोले हाँ, बात तो ये भी सही है कि क्लोज लूप में घूमने पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आता है, जीरो। अच्छा, एक चीज और है, कुछ लोगों के दिमाग में यहां पे ये चमका कि यार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या आ गई होगी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने करंट फ्लो करवाया होगा। बोले चलो ये मान भी लिया जाए कि मेरी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। मान लो जैसे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठा हो जाएंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, करंट कैसे फ्लो होगा। बोले नहीं, आप गलत इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो चार्ज से प्रोड्यूस होती है। ये जो एरो बनाया है आपने, ये कौन सी फील्ड बनाई है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया आपने, जो किससे प्रोड्यूस होती है, चार्ज से। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टेट आता है तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। किस नेचर का होता है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्लोज लूप भी बनाती है। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती होगी, तो एग्जैक्टली वो हुआ, कोइल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने क्या बनाया, क्लोज लूप। कोइल के अंदर क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्लोज लूप बना सकती है कौन, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्लोज लूप। अच्छा, दूसरा ये है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप में घूमने पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आता है, जीरो। इसमें डिफरेंस जीरो, इसीलिए कोइल के अंदर पोटेंशियल का क्या आया, डिफरेंस आया। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो हुआ। अगर ये कंजर्वेटिव होती तो पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होता। पहली बात तो कंजर्वेटिव होती तो क्लोज लूप बनाती ही नहीं, कंजर्वेटिव होती तो क्लोज लूप। तो एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, इसका उल्टा भी सही है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। वो बातें अपन बाद में करेंगे, ईएम वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट, वो मैक्सवेल ने सोचा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से क्या आई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लूप के अंदर आई होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा तो इलेक्ट्रॉन चले होंगे, इलेक्ट्रॉन चले होंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, बिल्कुल आती है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के आप करंट फ्लो नहीं करवा सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, कंफर्म है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आपको बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लियर है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हमने क्या रखा था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे। ये रीजन है ईएमआई का। इस वजह से फेराडे बोलते हैं कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी इंड्यूस होगी। लेकिन सोच पाना, उस टाइम पे सोच पाना बहुत टफ था ये काम, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते थे, कौन सी, कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव नेचर को अचानक से हजम कर पाना उस टाइम पे बहुत टफ था थोड़ा सा, कि यार फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कब से होने लगी। फिर पता चला बोले एक नहीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक कंजर्वेटिव होती है और एक वो चार्ज वाली जो है ये वो नहीं है, क्योंकि वो होती तो ऐसे कुछ हो ही नहीं पाता। ये नॉन कंजर्वेटिव है, इसी वजह से डिफरेंस आ पा रहा है, इसी वजह से क्या फ्लो हो पा रहा है, करंट फ्लो हो पा रहा है। क्या बातें समझ में आ रही है। ये केवल आपको समझाने के लिए है, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। ऐसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये रीजन है उसके पीछे का। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो भैया कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि आप करंट फ्लो करवा लो किसी वायर में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी, करंट फ्लो और इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हमने जो हेडिंग डाला है, क्या हेडिंग डाला है,
रीजंस ऑफ ईएमआई, दो पार्ट में हम पढ़ते हैं इसको, रीजंस ऑफ ईएमआई को। दो रीजन होते हैं जनरली अगर हम देखें तो, एक होता है हमारा डायनेमिक ईएमआई। डायनेमिक ईएमआई मतलब इसको मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ, ईएमएफ या कौन सा ईएमएफ? ई, कौन सा? मोशनल, इमोशनल नहीं है वो, इमोशनल है ना। डायनेमिक ईएमएफ बोल सकते हो, मोशनल ईएमएफ बोल सकते हो, ईएमएफ मोशनल बोल सकते हो। एक होता है स्टैटिक ईएमआई, स्टैटिक ईएमआई या फिर स्टैटिक ईएमएफ। तो दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं। मूवमेंट, किसी की मूवमेंट की वजह से इंडक्शन आ जाए, जैसे देखिए दो पार्ट में बताऊं। अभी हम एक मैग्नेट को पास, मैग्नेट रखी हुई मान लो, एक कॉइल को मैग्नेट के पास लाएं, दूर ले जाएं, क्या उसमें करंट इंड्यूस होगा? कैसे इंडक्शन आया? रखे रखे आया या चलने पे आया? तो वो उसका केस बन गया, किसका? डायनेमिक ईएमआई का। और अभी हमने एक वायर रखा था, उस वायर के जस्ट पास में क्या रखी थी? कॉइल रखी थी, हाँ ना। और वायर में करंट हम बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, याद है? उसका पहला आंसर था कि कोई इंडक्शन नहीं आएगा अगर नॉर्मल करंट फ्लो का। तो वहां पे इंडक्शन कैसा आया? क्या वायर चल रहा है? नहीं। क्या कॉइल चल रही है? नहीं। तो रखे रखे ही आ गया, तो वो इस केस में आएगा। रेस्ट में रह के इंडक्शन आ जाए तो स्टैटिक ईएमआई, मूवमेंट की वजह से इंडक्शन आए तो डायनेमिक ईएमआई। एक डायनेमिक ईएमआई, दूसरा स्टैटिक ईएमआई। लिख लीजिए और हेडिंग डाल लेना इसमें, कौन सा? पहला डायनेमिक ईएमआई। हो गया। पहली हेडिंग लिखिए क्या? डायनेमिक ईएमआई। देखिए भैया, किसी रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ के एक वायर को हम वी वेलोसिटी से चला रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है मतलब इनवर्ड। ये मैंने एक एल लेंथ का रॉड लिया और उस रॉड को लेके मैं ऐसे चल रहा हूं, तो होगा क्या? फील्ड आपकी तरफ से मेरी तरफ है, तो इससे क्या फील्ड लाइंस कट होती है। जब फील्ड लाइंस कट होगी तो फील्ड लाइंस के कट होने से ये एक सेल बन जाता है, मतलब इसके दोनों एंड पे क्या आ जाता है? पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है। कैसे आ जाता है वो समझते हैं, कैसे डिफरेंस आ जाता है। भी रोड चल रही है तो रोड के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। रोड इधर जा रहा है ना क्रॉस फील्ड में, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे। और एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी। किधर? बोले फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में स्लैप करेंगे। करंट इधर है कि इधर है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, तो करंट इधर मानेंगे, हाँ है ना। तो स्लैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा?
या डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो, नेगेटिव चार्ज क्रॉस फील्ड में एनसीसी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहां जाएगा, यहां नीचे। तो ये इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन नीचे आके इकट्ठा हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तो नीचे क्या हो गया, -1, यहां क्या हो गया, +1। जैसे ही ये हुआ, रोड के एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज, तुरंत क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ क्या आ गई, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इसके अंदर, किधर से किधर, बोलो, प्लस से माइनस की तरफ। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके कौन आया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन नीचे गया, नीचे के साथ चार्ज आया, बोलो, नीचे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, ठीक है, ये एंड नेगेटिव, वो एंड पॉजिटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाती है, अपनी डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी, समझ में, इंड्यूस्ड ईएमएफ ने उस रीजन का अपोज किया जिस रीजन से इंड्यूस हुआ था। किस रीजन से इंड्यूस हुआ था, इलेक्ट्रॉन के नीचे जाने को रोक रही फील्ड, कहां लग रही है, ऊपर फोर्स लगा रही है। लेकिन अभी जो है वो फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। कौन सी फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन के आने से क्या फर्क पड़ता है, तो फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तो और इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, और इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो नीचे और माइनस इकट्ठा होते जाएगा, ऊपर और प्लस इकट्ठा होगा, नीचे और माइनस इकट्ठा होगा, ऊपर। जैसे जैसे ऊपर वाला एंड हाई, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, नीचे वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, वो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल कम होगा, ये कहां हो जाएगा बताओ, हाई पोटेंशियल, और ये लो पोटेंशियल। जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो कितना लगाती है, F=QE। एक टाइम ऐसा आएगा QE जो है वो QEB को बैलेंस कर लेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। और जब बैलेंस हो जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन ना नीचे जा सकता, ना जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए वो नीचे रहेंगे, जो ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हो गया वो वहां, यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। कब तक रहेगा ये प्लस और माइनस, जब तक ये चल रहा है। जहां ये रुका, मैग्नेटिक फोर्स जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो तो ओनली कौन सा फोर्स बचा, इलेक्ट्रिक फोर्स, खींच के ले जाएगा इलेक्ट्रॉन को ऊपर, और फिर दोनों एंड न्यूट्रल हो जाएंगे, और दोनों एंड न्यूट्रल हो जाएंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस चले जाएगा। तो दोनों एंड पे पोटेंशियल का डिफरेंस कब तक रहेगा, जब तक ये वायर चल रहा है। जब तक ये वायर v वेलोसिटी से चल रहा है तब तक इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल का, आप दो वायर लाके दोनों टच करो, बल्ब लगा दो, एक बल्ब लगा के दोनों एंड पे टच करोगे, बल्ब चलेगा आपका। कब तक, जब तक वायर चलेगा। वायर रुका, बल्ब भी ऑफ। आया नहीं समझ में, क्योंकि वायर एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, हाई पोटेंशियल, और ये वायर एक सेल बन चुका है, इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल का क्या है, डिफरेंस है, और वो डिफरेंस मेंटेन रहेगा। हमसे वही पूछा जाता है कितना डिफरेंस है, तो बताइए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स ने बैलेंस कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, QE, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे, E, हाँ ना। मैग्नेटिक फोर्स QVB, Q से Q। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, मान लो ये हाई पोटेंशियल है और ये कौन सा एंड हुआ, लो पोटेंशियल। इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना लिख लेते हैं, V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। अच्छा, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यही इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और इसी का नाम क्या है, अरे यही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है, यही तो वोल्टेज आया, इंडक्शन यही तो हुआ। पहले कोई पोटेंशियल था क्या वायर पे, नहीं। अभी कितना आ गया, कुछ आया होगा, कितना, V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे नहीं लिख सकते, V/L इक्वल टू V E/L लिखेंगे अपन,
ठीक है, क्योंकि एक वी स्पीड हो ही गई ऑलरेडी, तो इसको ना अपन क्या लिखेंगे, इसको ई लिखेंगे अपन, ठीक है, ताकि ये नहीं तो वी से भी काट दोगे तुम अभी। ठीक है, बताओ क्या लिखेंगे इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय लेंथ, ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ इक्वल टू वी बी। हमको क्या निकालना है, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बवाल, ई इज इक्वल टू बवाल। कितना वोल्टेज इंड्यूस होता है किसी रोड के एंड पे, बवाल। ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ई इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर पूछ ले तो ये टिक करके आना, वैसे तो आपका बवाल से काम हो जाएगा। तो एक कोई भी, जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर है, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, इधर इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर इधर। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ऐसे। अब आपने क्या किया, एक आयरन रोड लेके आपने से दौड़ना स्टार्ट किया, तो आप वही कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहे हो, तो आपकी वो जो आयरन रोड है वो एक सेल बन जाएगा, कितने वोल्ट का, बवाल वोल्ट का। कितने वोल्ट का, जितनी फील्ड है यहां पे बी, वी क्या, वेलोसिटी आपकी, किस वेलोसिटी से आप चल रहे हो, और एल क्या उसका लेंथ। तो ऐसा सजेशन दिया जाता है नॉर्मली कि जो होती है ना, जिनसे पावर सप्लाई आती है सिटी वगैरह में, हाई पावर सप्लाई के लिए जो बड़ी लाइन जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, बड़े बड़े वायर जो हैं, बड़े बड़े खंबे लगा देते हैं, ठीक है, सप्लाई जहां से आती है प्लांट से। तो ऐसा सजेशन दिया जाता है कि उसको किसी हाईवे या रोड के ना से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, एकदम उसके पास से नहीं होना, पास में नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें करंट का वैल्यू ठीक ठाक रहता है, तो उसकी फील्ड होती है सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड। अब पता चले एक ट्रक जो है वो आयरन पाइप लेके जा रहा है बहुत सारे, ठीक है, और आयरन पाइप लेके जा रहा है और आपने वहीं पे क्या निकाल दी, वो पावर लाइन निकाल दी। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड में जब वो पाइप गुजरे तो उस पाइप में क्या आ गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, सबके सब क्या बन गए, सेल। कितने वोल्ट के, बवाल वोल्ट के, बवाल वोल्ट के इतने सारे सेल, पता चले बवाल हो गया, ट्रक में आग लग गई, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट फ्लो हो गया, ड्राइवर मर गया करंट लगने से। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, आयरन रोड या कुछ भी ऐसा मेटलिक, वो कुछ भी मेटलिक, आप कुछ भी रोड हो गया, पाइप हो गया, ऐसा कुछ भी लेके जो होते हैं वायर वगैरह, बड़ी लाइन जहां होती है नॉर्मली, उस पर बाइक पे बैठ के निकलना, आपको झटका लगेगा, ट्राई करना। इस डायरेक्शन में नहीं लगे तो इस डायरेक्शन में जाना, फिर हो सकता है अपनी डायरेक्शन गलत हो, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा हो, ठीक है, ट्राई करना एक बार। ज्यादा स्पीड मत रखना बाइक की, क्योंकि बवाल में वी बहुत मैटर करता है, वी बहुत ज्यादा हो गया तो पता चले हे से थे हो गए, ज्यादा झटका लग गया। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, ये छाप लीजिए।